जी हां, कोरोना की तबाहकुन दूसरी लहर से मुल्क उबरने की कोशिश ही कर रहा है। नए मामलों में बज़ाहिर कमी भी देखी जा रही है, लेकिन अमवात की तादाद में खातिर ख्वाह कमी नहीं आई है। इन सब के दरमियान कोरोना की तीसरी लहर का खदशा भी माहिरीन लगातार जता ही रहे हैं। इलाज और मुआवजे के इंतजामात, टीकाकारी की रफ्तार में तेजी लाने के साथ साथ दीगर इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं। और इस सब के दरमियान कोरोना से बच्चों के ज्यादा मुतासिर होने की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। हालिया कुछ दिनों के दौरान राजस्थान के डूंगरपुर, दौसा, बाड़मेर और अलवर से 18 साल से कम उम्र वालों के मुतासिर होने के नए मामले आए, जो कि तशवीश का बाइस बन गए हैं। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से भी अब तक कोरोना के मुतादिद बच्चों के मुतासिर होने की खबर आई है और इनकी उम्रें भी 1 से 14 साल के दरमियान बताई गई हैं। तो नाज़रीन, हम आपको बताएं कि लगातार कोरोना की तीसरी लहर की बात की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब आलम, जो कि भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे जैश हमारे साथ मौजूद हैं। जैश पवार डूंगरपुर राजस्थान से हैं। इनसे हम राजस्थान का हाल भी जानेंगे और हमारे साथ एक डॉक्टर भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बच्चों के ताल्लुक से ख़ास तौर पर ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे मेहताब आलम का। मेहताब आलम, आपसे जानना चाहेंगे, आज 24 मई है। आज हम ये बात कर रहे हैं कि कोरोना की क्या तीसरी लहर की दस्तक सुनाई दे रही है। और दूसरी बात, तीसरी लहर में लगातार बात हो रही थी कि बच्चे मुतासिर बताए जाएंगे। क्या बच्चों की तादाद कोरोना से मुतासिर होने वालों में बढ़ती दिखाई दे रही है? ना, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आई थी और मरीजों की तादाद 1,10,000 से ऊपर तजावुज कर गई थी, वहीं पर हुकूमत की कोशिश से अगर अब हम योमिया तौर पर मरीजों की बात करें तो जहां पर 15 दिन पहले मरीजों की तादाद 14,000 से ज़्यादा दर्ज की गई थी, वहीं पर 24 घंटे में 3,375 मरीज दर्ज किए गए हैं और कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 57,767 है। और इसमें अस्पताल जो सरकारी है वो भी है और प्राइवेट अस्पताल जो है और कोविड सेंटर जो है वहाँ पे भी मरीज एडमिट है। लेकिन मरीजों की में जो है, अगर जब बच्चों की हम बात करते हैं तो पहले जहाँ पर कोरोना की वबाई बीमारी पर बच्चों का असर देखने को नहीं मिलता था, वहीं पर सेकेंड लहर जो आई है उसमें बच्चों में अपना असर दिखाया है। कुछ ऐसे भी बच्चे, आपको याद होगा न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर दिखाई थी कि एक फैमिली जो इलाहाबाद से भोपाल के लिए आई थी, वहाँ पर राशिद खान की बीवी जो है रूही को एडमिट किया गया था और बच्ची जब पैदा हुई तो कोरोना की मुतासिर थी। तो भोपाल में जो है नवजायदा बच्चों से लेकर जो है मध्य प्रदेश की बात करें तो 14 साल तक के जो बच्चे हैं, इनकी तादाद जो है जो दर्ज की गई थी अब तक 6,139 दर्ज की गई थी। और उसमें हुकूमत की कोशिश से बड़ी तादाद में बच्चों, चाहे होम आइसोलेशन में हो या फिर अस्पतालों में हो, उनका इलाज हो रहा है और बड़ी तादाद में बच्चे सेहतयाब होकर अपने घरों को जा रहे हैं। अब इसमें जून में जो है बच्चों पर जो है मेडिसिन का ट्रायल शुरू होगा, उसके मुस्बत और मनफी नताइज क्या होते हैं ये तो देखना होगा। लेकिन हुकूमत की कोशिशें रंग ला रही हैं और इसमें बच्चों की सेहत को लेकर हुकूमत फिक्रमंद है। और जी बिल्कुल, और इसीलिए हमने आज इस खास प्रोग्राम में भी अपनी बातचीत का मौजू यही रखा है। हमारे साथ डूंगरपुर राजस्थान से जैश पवार भी हमारे साथी मौजूद हैं। जैश, आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान से जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं तशवीश में मुब्तला कर रही हैं। असल सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे, बच्चों के ताल्लुक से कोरोना के मामले क्या कुछ कह रहे हैं? जैश जी, मैं बताना चाहूँगा, राजस्थान में डूंगरपुर और दौसा में बच्चों में संक्रमण फैलने की जो खबरें आई हैं, बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हुए हैं, ऐसी पहले खबरें आई थी। लेकिन डूंगरपुर की जहाँ तक बात करें, डूंगरपुर में जिला प्रशासन जो है वो इस चीज़ को पूरी तरीके से नकार रहा है। पहले ये खबरें आई थी कि 10 दिनों में 500 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जो 18 साल से कम उम्र के थे, वो पॉजिटिव आए थे। इसको कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने तीसरी लहर जैसी किसी भी
बात को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में महज 60 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनकी उम्र 18 साल या 12 साल से कम है। लेकिन और खास बात यह है कि इनमें से सारे बच्चे असिम्प्टोमेटिक हैं, सभी का घरों में इलाज चल रहा है और 18 साल से कम के जो पॉजिटिव बच्चे आ रहे हैं उनमें मोर्टेलिटी यानी कि मौत का आंकड़ा डूंगरपुर में 0 है। ये सबसे बड़ी सुखद बात है। दूसरी जहाँ तक बात करें, अभी भी लगातार जो है करीब 10% जो है सैंपल, जितने 100 अगर लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन जो है इस बात को लगातार नकार रहा है कि डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और बच्चों में संक्रमण फैलने का खतरा है। लेकिन प्रशासन साथ में दूसरे तरीके से भी तैयारी कर रहा है। तीसरी लहर की फैलने की और बच्चों में संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने अलग से अस्पताल खोलने, कोविड केयर सेंटर खोलने के इंतजाम कर लिए हैं। साथ में जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, उनकी भी टीम की बैठक ले ली है और उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जी जयेश, जिस तरह से हमने एक बयान भी देखा था, राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन संगीता बेनीवाल ने कहा कि अभी बच्चों में कोरोना को लेकर इतनी तशवीश की बात नहीं है। अगर हम देखें अप्रैल और मई के जो आंकड़े हैं, जो आदादशुमार हैं, उसमें भी बच्चे कहीं ना कहीं मुतासिर दिखाई दे रहे थे और वो बच्चे थे जो कि या तो अपने बड़ों से, जिनके पेरेंट्स उनके साथ में थे, या फिर उनके कोई रिश्तेदार, उनसे वो बच्चे मुतासिर हुए थे। तो ये जो रिपोर्ट आई और इसके बाद जो संगीता बेनीवाल जी का एक बयान भी सामने आया, इसके बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी भी जो बच्चे जिनकी तादाद बताई जा रही है कि वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्या इस चीज को लेकर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अलर्ट पर आ गया है? जी बिल्कुल, बच्चों में संक्रमण की जो बात है वो सच है। करीब 10% जो इतने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उसके अंदर 10% जो ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। हालांकि प्रशासन ने दावा किया है कि डूंगरपुर में तीसरी लहर नहीं है, लेकिन साथ में पैरेलल व्यवस्थाएं भी चल रही है कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो किस प्रकार से इससे निपटा जाए। उसके लिए जो पीडियाट्रिशियंस है, बच्चों के डॉक्टर्स हैं, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। उनके लिए जो अलग से सुविधाएं हैं, दवाइयाँ हैं, उसको लेकर के कलेक्टर ने डॉक्टर्स के साथ मीटिंग कर ली है। कुछ ऐसे भवन है जिनको हायर किया जा सकता है, जहां पर अस्थायी अस्पताल बनाए जा सकते हैं। इस तरह की तमाम तैयारियां जो है वो जिला प्रशासन ने एडवांस में कर रखी है, ताकि ऐसी किसी भी परिस्थिति को आने के समय में जल्द से जल्द इसको कवर किया जा सके और किसी भी अनहोनी से रोका जा सके। जी जयेश, आपके साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। मेहताब आलम, आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार हम देखते हैं कि पहली लहर की बात हुई, दूसरी लहर की बात हुई, इस तरह से बात लगातार होती रहती है। अब तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत में तैयारियां वैसी नजर आ रही हैं? क्या बच्चों के लिए अलहदा वार्ड तैयार किए जा रहे हैं? क्या बच्चों के लिए खास जो तिब्बी अमले की जरूरत होती है उसकी तैयारी नजर आ रही है? खासतौर पर भोपाल का हाल जानना चाहेंगे। है ना, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं कि जिस तरह से कोविड में सेकेंड लहर को लेकर मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत, इंजेक्शन को प्राइमरी को लेकर बहुत सारे शोर मचे थे, उसको देखते हुए मध्य प्रदेश हुकूमत ने 20 दिन पहले से ही तीसरी लहर को लेकर तैयारियां अपनी मुकम्मल कर ली हैं। और ये बात जो है मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन ने खुद अपने बयान में कही है कि हम तीसरी लहर के लिए तैयार हैं, चाहे वो बच्चों का मामला हो या बड़ों का मामला हो, तमाम सतहों पर जो है काम किया जा रहा है। और खुशी की बात हम ये बताएं कि मध्य प्रदेश में जहां पर अप्रैल से लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना कर्फ्यू चल रहा था, आज पहली बार मध्य प्रदेश के 5 जिलों को अनलॉक कर दिया गया है, जिसमें बुरहानपुर, खंडवा, अलीराजपुर, भिंड, ये जो है जिले शामिल हैं। और 1 जून से जो है कुछ और जिले अनलॉक हो जाएंगे। तो ये तमाम कोशिशें इसीलिए हुई क्योंकि हुकूमत और अवाम ने जो मुश्तरका तौर पर जो कदम उठाया, उसमें जो हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल किया गया, उसका एक मुस्बत नतीजा निकला कि बड़े जो थे अस्पताल में वो भी जो सेहतयाब हुए और जो बच्चे थे वो भी सेहतयाब हुए। और हुकूमत ने बच्चों के साथ साथ कि खास उसको देखने के लिए, चाहे हम भोपाल की बात करें, जबलपुर की, इंदौर की, ग्वालियर की या रीवा के जो अस्पताल हैं, वहाँ पर चाइल्ड केयर सेंटर जो है उसको जो है बना रखा है, ताकि अगर कोई बच्चा इस तरह से आता है तो उसका इंतजाम होगा। और इसी बीच अगर हम जो है ब्लैक फंगस की बात करें तो ब्लैक फंगस मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान का तीसरा सूबा मध्य प्रदेश बन गया है। गुजरात, महाराष्ट्र के बाद
सबसे ज्यादा मरीज जो है जी मेहताब, मध्य आपसे प्रदेश में, लगातार जिनकी हमारी तादाद- बातचीत जो है वो जारी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर बिलाल खान भी मौजूद हैं, जो कि पेडियाट्रिक हैं फोर्टिस अस्पताल से। डॉक्टर बिलाल खान, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे हम अपने खास पेशकश में, न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, तीसरी लहर की बात की जा रही है, बच्चों के लिए बेहद खतरनाक मानी जा रही है, क्या कुछ खास एहतियात अभी से उठाने की जरूरत है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, एक कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में कि जो नेक्स्ट वेव आएगी, जो थर्ड वेव आएगी, उसमें बच्चे ज्यादा इफेक्ट होंगे। और इसकी दो बेसिक वजह हैं। वो पहली वजह यह है कि भाई जो मैक्सिमम जो जितने भी मुल्क हैं वो थर्ड वेव के आने से पहले पहले शायद अपनी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेंगे, एडल्ट पॉपुलेशन को। और दूसरा शायद, लेकिन इंडिया में ये पॉसिबल होता नजर नहीं आ रहा है अभी। और दूसरा ये है कि जैसा अब तक हमने पैटर्न देखा है फर्स्ट वेव का, सेकंड वेव का, ठीक है, तो फर्स्ट वेव में देखा था कि भी एल्डरली लोग जो थे, जो बुजुर्ग लोग थे, वो ज्यादा इफेक्ट हो रहे थे। सेकंड वेव में देख रहे हैं कि जो यूथ है हमारा, जो मिडिल एज है, वो ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा इफेक्ट हो जाए, क्योंकि उनको ना तो वैक्सीन लगा होगा तब तक, ना उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है अभी तक। तो ये चीज है कि भाई थर्ड वेव अगर आई तो उसमें बच्चों पर इफेक्ट ज्यादा पड़ सकता है। बच्चों का इफेक्ट पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सिक होंगे। शायद अब तक जैसे वेव फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में, जैसे उनकी जो डिसीज जो इलनेस है उनकी बहुत ही माइल्ड टू मॉडरेट नेचर की रही है, हो सकता है बिल्कुल वैसे ही रहे। लेकिन एहतियात करने की जरूरत है, तैयारी करने की जरूरत है उसके लिए बिल्कुल। और ये जो तैयारी होनी चाहिए, ये हमारे यूनियन गवर्नमेंट की तरफ या स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल अथॉरिटीज की तो करनी ही करनी है, बट हमारे सारे लोकल जो हॉस्पिटल बॉडीज हैं उनको भी करनी है। और हर एक जो भी इंसान रहने वाला है अभी, उसको एक जिम्मेदारी के साथ कि उसको खुद को भी बचाना है और अपने बच्चों को बचाना है, हर किसी को पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। तभी हम इस चीज को, या तो हम थर्ड वेव से बच पाएंगे या थर्ड वेव को थोड़ा सा मोथरा कर पाएंगे, यानी कि उसको रोकथाम कर पाएंगे। जी जी। तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी ये है वो आज की डेट में कि जैसे बच्चों के लिए वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं है, और आने वाले वक्त में कि इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगी ऐसा भी हमें नहीं लगता है। बिल्कुल। तो उसके लिए ये है जो हम सोशल वैक्सीन की बात करते हैं, जिसमें 5 पॉइंट बहुत ही प्रोमिनेंट है कि भाई मास्क लगाएं, ठीक है, और जो बच्चे भी 2 साल से बड़े हैं वो भी मास्क लगाएं। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग करें, जो 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी जो बताई गई है उसका बिल्कुल सभी लोग अच्छे से उसको प्रैक्टिस करें। तीसरी चीज है कि यानी कि जैसे बहुत ही हाई टच सरफेसेस हैं, जैसे मान लिया मोबाइल कीपैड हो गया, लैपटॉप कीपैड हो गया, या हमारे डोर नॉब्स हो गए, या टॉयलेट की नॉब्स हो गई, उनको उनको रेगुलर तरीके से हम उसको क्लीन करते रहें। और उसके बाद जो है जैसे कि मान लिया अगर कोई घर में इन्फेक्टेड हो जाता है या किसी को सिम्टम्स आने लग जाते हैं, तो खुद को उसको अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना है, और क्वारंटीन की जितनी भी गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए अपने को तो दूसरों से बचा करके जो बाकी घर में बच्चे हैं या कोई भी है उनको सेव करना है, ताकि ये इन्फेक्शन उन तक ना फैले। जी डॉक्टर बिलाल, बहुत ही आपने कारामद बातें हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई हैं। ये तो रही कि एक आम आदमी किस तरह से बच्चों को बचा सकता है कोरोना के खतरे से। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तिब्बी जो हालात हैं, जो हम हेल्थ सेक्टर देख रहे हैं, अभी भी हमने देखा, चाहे ऑक्सीजन के लिए लड़ाई हमने देखी, बेड्स के लिए, वेंटिलेटर के लिए, तमाम चीजें हम सब ने देखी, लेकिन हमारे जो बच्चे जिनको बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या इन बच्चों के लिए प्रॉपर प्लानिंग हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है? मेडिकल के तौर पर इन बच्चों के लिए क्या स्पेशल वार्ड्स तैयार कर लिए गए हैं या करने की जरूरत है? किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए? देखिए, डेफिनेटली जैसे इन कयासों के बीच की बच्चे ज्यादा इफेक्टेड होंगे, और डेफिनेटली वो हमारा फ्यूचर है जी। उनको बचाने की जरूरत है, उनको सेफ रखने की जरूरत है। और इस चीज को लेकर के जैसा मैंने कहा कि ये तैयारी का वक्त है, क्योंकि अगर थर्ड वेव की कई एक्सपेक्टेशन है तो वो दिवाली के आसपास, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास वो होगा।
तो हमारे पास वक्त है उसके लिए। और ये देखते हुए कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और हम उनके आसपास के जो एडल्ट लोग हैं उनको भी वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे, तब ये जिम्मेदारी और बड़ी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो भी जिला प्रशासन या जो भी मैंने बताया कि आपको सरकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो भी लोकल अथॉरिटी है उनको सबको मिलके एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए। और शायद ऐसी कोशिशें चल भी रही हैं कि लोकल बॉडीज और लोकल प्रशासन अपने स्तर पर थोड़ी सी टास्क फोर्स बना करके और ये लोग तैयारी में जुटेगी किस तरीके से उनकी बच्चों की इमरजेंसी को प्रिपेयर किया जाए, कैसे बेड की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए, कैसे और आईसीयू बेड्स तैयार किए जाएं, कैसे हमारे नर्सिंग स्टाफ्स को और जो पैरामेडिक्स हैं, क्योंकि बच्चों की मॉनिटरिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है एडल्ट से, तो उनको कैसे ट्रेन किया जाए। और साथ में लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी हमें सेकेंड वेव के स्टार्टिंग में, और जो भी जीवन रक्षक दवाइयों की जो किल्लत हुई थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ये जो हमारी अथॉरिटीज है उनको भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ दोबारा से ना हो, और हमें जितना रेडियली ऑक्सीजन या मेडिसिन जो है वो रेडियली अवेलेबल हो, ताकि डॉक्टर्स बच्चों की देखभाल कर सकें और उनको उनकी जो लाइफ की सेफ्टी जी जी बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है ये। जयेश पवार, हम आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान को लेकर लगातार हम पहले भी देखते रहे हैं कि जैसे ही कोरोना के मामले बढ़े वहां सरकार फौरन इकदाम उठाती है, सरकार फौरन सख्तियां लागू कर देती है। कई ऐसे जिले भी हमने देखे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक नजीर पेश की कि किस तरह से कोरोना पर काबू पाया गया। बच्चों को लेकर खास तौर पर हम देख रहे हैं कि सीएम लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। क्या उनकी इन मीटिंग्स में हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरे तमाम जो डिपार्टमेंट है उनको लेकर भी कुछ खास आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चों में कोरोना की जो तीसरी दस्तक है इसका ज्यादा असर ना हो, किस तरह से इसके फैलाव को रोका जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर कुछ खास मीटिंग्स? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि राजस्थान सरकार जो है वो कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर एकदम से एग्रेसिव मोड पे चल रही है। सारे जो एहतियाती इंतजाम जो है राज्य सरकार पहले ही कर रही है। हाल ही में आज जो लॉकडाउन खत्म होना था वो भी सरकार ने अगले 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है, और अब जो 8 जून तक राजस्थान में फिर नया लॉकडाउन घोषित किया गया है। तो सरकार के जो प्रयास हैं कोरोना की रोकथाम को लेकर के, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अब बारी जो है जनता की है, जनता किस प्रकार से इसमें सहयोग करती है और घरों से बिना वजह नहीं निकलती है, उसी से इस संक्रमण को रोका जा सकता है। जहां तक बच्चों के संक्रमण की बात है तो राजस्थान में और खास तौर पर डूंगरपुर में बात करें और एक दौसा जिले की बात करें तो दोनों जिलों में बच्चों के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि ये जो बच्चे पॉजिटिव आए हैं ये कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग से आए हैं। इसका मतलब यह है कि जिनके घरों में पहले से उनके माँ बाप या परिवार के कोई और लोग पॉजिटिव आए हैं, इसके बाद में उन्होंने एहतियात के तौर पे सैंपल कराया है, उसमें पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसे में इन बच्चों का जो है कोई गंभीर लक्षण नहीं है और इनको घरों में ही दवाइयाँ दे दी गई है। एक भी बच्चे की, किसी भी 18 साल से कम बच्चे की एक भी डूंगरपुर में मौत नहीं है। ये राहत के संकेत है, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। लगातार कलेक्टर जो है वो अस्पताल का, कोविड अस्पताल का भी दौरा करते हैं, लगभग रोजाना जा रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। और तीसरी लहर यानी बच्चों के जो संक्रमण की बात करें, इसको लेकर के उन्होंने पूरे जिले के प्रशासनिक और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बैठक ले ली है और बैठकों का दौर लगातार जारी भी है। सरकार से बातचीत जारी है कि अगर ऐसे कोई हालात पैदा होते हैं तो उनको किस तरीके से निपटा जा सकता है, क्या क्या व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी, उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। इन सब चीजों पे प्रशासन डूंगरपुर का और जो सरकार है वो गंभीरता से सोच रही है। जी, और मेहताब आलम, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो हुकूमत है वो कोरोना के कहर को रोकने के लिए इकदाम उठाती रही है। बेशक सियासत होती रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो सख्त इकदाम उठाए गए उन्हीं का नतीजा हम देख रहे हैं कि अब अनलॉक की बात भी सामने आ गई है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, क्या बच्चों के लिए खुसूसी तिब्बी अमला, जिस तरह से डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे, उनका कहना था कि बच्चों के लिए अलग से नर्सिंग के अमले की जरूरत है, बच्चों के लिए अलग से वार्ड्स की जरूरत है। इस सब के बीच में मध्य प्रदेश में अगर हम नजर डालें तो हड़तालों का, स्ट्राइक का दौर भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपसी बातचीत भी जरूरी, तब इस तीसरी लहर की जानिब हम कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं।
है ना। यहाँ पे मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में कोरोना ब्लैक फंगस के बीच सियासत का इन्फेक्शन जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जहाँ सियासत जारी है, वहीं पर आज से नेशनल हेल्थ मिशन के 19,000 मुलाजमीन ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है और कल से डॉक्टर आयुष के डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। लेकिन इसके साथ हम जो राहत की खबर यह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 91% हो चुका है और इसी के साथ मध्य प्रदेश हुकूमत ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया वो किल कोरोना का है। गांव-गांव में जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जा रही है, घर घर जांच कर रही है और फिर राजधानी भोपाल से दूसरे शहरों में एक नई मुहिम शुरू की गई है कि कहीं पे भी सड़क पर डॉक्टर खड़े हो जाते हैं और जो लोग भी गुजरते हैं उनका रैंडम जो है कोरोना टेस्ट किया जाता है, ताकि इससे भी पता चले कि आम लोग जो गुजर रहे हैं उनमें कोई चीज़ है या नहीं है। और फिर इसके साथ साथ हर घर में दवा मेडिकल किट भेज, अगर किसी को कुछ होता है, सर्दी खांसी जुकाम का मरज है, तो फौरन उसको वहाँ पे तिब्बी दवाएं भी मुहैया की जाती हैं। और बच्चों को लेकर हुकूमत बहुत हसास है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कल भी मीटिंग की और आज भी उनकी शाम में 5 बजे मीटिंग होगी। इस कोरोना की जो तीसरी लहर की जो बात की जा रही है उसको और अपने तिब्बी अमले को और मुस्तैद करने के लिए कोशिशें हो रही हैं ताकि बच्चों में इस तरह की वबाई बीमारी न पहुंचे और जो बच्चे किसी भी तरह से मुतासिर हो चुके हैं उनको जल्द से जल्द सेहतियाब करने के लिए जितनी भी जो है सहूलियात मुहैया हो सकती हैं वो कराने की कोशिश जारी है। जी मेहताब, और हमारे साथ डॉक्टर बिलाल खान भी मौजूद हैं। डॉक्टर बिलाल, बड़ों में तो हम पहचान लेते हैं या बड़े खुद भी बता देते हैं कि हाँ उनको क्या तकलीफ है, क्या उन्हें बुखार है या उन्हें स्मेल नहीं आ रही, या हम पहचान लेते हैं। बच्चों में हम किस तरह से इस चीज़ को पहचानेंगे? ख़ास तौर पर उन वालिदैन के लिए हम जानना चाहेंगे जिनके बच्चे छोटे हैं, 5 साल से छोटे हैं या फिर बहुत ही छोटे नौज़ायदा बच्चे हैं। ये हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। जी देखिए, बच्चों में ये बच्चों के लिए हमेशा से ये बहुत चैलेंजिंग चीज रही है कि वो अपने और ये सबको पता है कि वो अपने सिम्टम्स नहीं बता सकते जैसे हम एडल्ट बताते हैं, तो इसीलिए मॉनिटरिंग की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है जी। तो और मॉनिटरिंग की जो सारी जिम्मेदारी है वो डेफिनेटली जो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं यानी कि जो वालिदैन हैं उन्हीं के ऊपर ज्यादा आती है। जी जी। तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी बच्चा जब कोई बीमार होगा तो वो डेफिनेटली जो नॉर्मल बिहेवियर जैसे वो करता है उससे डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको उसके बिहेवियर में, चाहे वो बहुत छोटा बच्चा हो या थोड़ा बड़ा हो या बहुत बड़ा या मतलब एडोलेसेंट हो, ठीक है, उनके बिहेवियर में छोटे जनरल चेंज आते हैं जो जनरली पेरेंट्स जो है वो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जरूरत है कि उसको इग्नोर नहीं करना है। और अगर मैं स्पेसिफिक पॉइंट आउट करना चाहूं कि भाई क्या क्या मॉनिटर करना है, तो उसमें देखिए सिंपल सी चीज है कि बच्चे को बुखार आ रहा है और खासतौर पे जनरली जो अभी तक कोरोना में बच्चों में देखा गया है तो हल्का फुल्का बुखार, हल्की फुल्की खांसी, जुकाम, छींकना, ये छोटे से जैसे कॉमन कोल्ड वाले सिम्टम्स होते हैं और वो बहुत सीरियस नहीं होते हैं। सिंपली होम रेमेडीज से या फिर घर पे ट्रीटमेंट लेते ही वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिनमें जिन चीजों को मॉनिटर करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, मतलब अगर मैं कहूं कि वो सिम्टम्स विद रेड फ्लैग्स, ठीक है ना, कि उनमें उनके लिए बहुत पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत है। तो उसमें हो गया जैसे अगर फीवर बहुत हाई ग्रेड आ रहा है और 3 से 5 दिन तक उतर नहीं रहा है और साथ में शिवरिंग भी हो रही है। दूसरा है कि बच्चे को सांस, खांसी तो थी लेकिन अब उसमें सांस लेने में दिक्कत है उसे, ठीक है, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। तीसरा उसको कि भाई अगर ऑक्सीजन की कमी होने लगी तो बच्चा ब्लू पड़ रहा है, अगर उसके होठ ब्लू हो गए, जीभ ब्लू हो गई, नेल्स ब्लू हो गए, वो चीज, बच्चे को बहुत ज्यादा डायरिया है या वॉमिटिंग हो रही है रिपीटेडली, ये, और या उसको बहुत इरिटेबिलिटी है, बहुत ज्यादा बच्चा सुस्त हो गया है कि अब बिल्कुल कुछ खा पी भी नहीं रहा है, उसने खाना भी रिफ्यूज करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीज जो कुल मिला के अगर ये रेड फ्लैग साइंस अगर हम देखते रहेंगे तो मिस करने के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं और हम टाइमली उन्हें पिक कर सकते हैं। जी डॉक्टर बिलाल, यहाँ पर यह भी हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से वालिदैन या सरपरस्त जो हैं घर में ही इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि बच्चों का मामला है इसलिए क्या फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए या फिर बिल्कुल ही इसको लापरवाही नहीं करनी है? क्योंकि आप खुद एक बच्चों के डॉक्टर हैं, इसलिए आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, वैसे मैंने ज्यादातर ये देखा है कि
हम लोग चाहे अपने बारे में कितनी भी लापरवाही कर लें, लेकिन बच्चों के बारे में जनरली हम नहीं करते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि जरा सी भी कोई दिक्कत होती है तो पेरेंट्स आउटरीच करते हैं डॉक्टर को, चाहे तो वो फिजिकली दिखा पाए। पर आजकल जैसे फिजिकली हम देखने में या दिखाने में थोड़ा सा डर है, और जो जायज है, तो टेली कंसल्टेशन को यूज किया जा सकता है उस मोड को। और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बीइंग ए डॉक्टर मुझे कभी कोई ज्यादा परेशानी होती है इस चीज को देखने में, कि बच्चे को हालात को समझने में ओवर द वीडियो। और अगर ऐसा लगता है हमें कि भाई वीडियो में देखने के बाद बच्चा थोड़ा सिक लग रहा है या हमें उसे फिजिकली देखने की जरूरत है, तो हम ऑलवेज हम उसको हमेशा कह सकते हैं कि आप आगे कर एक बार फिजिकली दिखा लीजिए। जी तो डॉक्टर बिलाल खान, तो काफी कारामद मालूमात आपने दी है। आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारी पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेगी। साथ ही साथ हम अपने दोनों रिपोर्टर्स का, हमारे साथ जयेश पवार भी मौजूद थे डूंगरपुर राजस्थान से और मेहताब आलम भोपाल से, दोनों साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।